नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर से मध्य भारत तक भारी होने की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व भारत में भी हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी का कहना है कि मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में रविवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। साथ ही बिजली गिरने और गरज के साथ छिटपुट बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका असर समूचे उत्तर भारत समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। रविवार का दिन पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों बंगाल में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बांकुरा में तो गृह मंत्री आगरा में जनसभा करेंगे। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर सभी की आंखें टिकी है, क्योंकि टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लोक लुभावन वादे किए हैं। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी अमित शाह की रैली में शामिल होंगे। महिला यात्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जारी नए दिशा निर्देश के तहत रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को बीते 5 सालों में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का ब्यौरा तैयार करने और अपराधियों का डेटाबेस बनाने को कहा गया है। आरपीएफ कर्मी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी स्टेशनों पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई से पूर्ण सामग्री डाउनलोड न की जा सके। प्लेटफॉर्म और यार्डों में अलग थलग और वीरान पड़े ढांचे, कमरे, बेकार पड़ी इमारतें जिनका सुरक्षा नहीं की जा सकती है, उन्हें फौरन ढहा दिया जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही के कारण विधवा हुई महिला को सुप्रीम कोर्ट ने न केवल राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश को सही ठहराया, बल्कि महिला को वादकर्ता फंड में एएआई के जमा 50,000 रुपए भी देने के लिए कहा है। जस्टिस अजय रस्तोगी ने विधवा उर्मिला मिश्र की ओर से पेश वकील दुष्यंत पाराशर की उस दलील को स्वीकार कर लिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 23 के तहत अपीलकर्ता की याचिका खारिज हो गई है। इसलिए उसके द्वारा वादकर्ता फंड में जमा रकम 50,000 रुपए प्रतिवादी महिला उर्मिला को दी जानी चाहिए। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब सख्तियां शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से मुंबई आने पर 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। हालांकि बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और मेडिकल प्रोफेशनल्स को इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही वैक्सीन के सभी डोज ले चुके लोगों को भी इस नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। वाम मोर्चा भी शनिवार ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें राज्य में कानून का राज्य स्थापित करने और किसी भी परिस्थिति में संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण को लागू नहीं होने देने का वादा किया गया है। मोर्चा ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर अडिग रहने और मुस्लिमों समेत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन दिया है। वाम मोर्चे ने 16 पेज के घोषणा पत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने, बड़े उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने की नीति बनाने और शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने का भी वादा किया है। दिल्ली की अलग अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसान नेता इस आंदोलन को देश के कई राज्यों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कर्नाटक पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों से अपील की कि वो भी राज्य में दिल्ली जैसे ही प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को दिल्ली बनने की जरूरत है और शहर का चारों ओर से घेराव करना चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा की एक रैली में टिकैत ने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों पर वार करते हुए कहा कि राज्य के किसानों की जमीन छीनने के लिए सोची समझी रणनीति बनाई गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्होंने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने को कहा था। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा राज्य के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस बारे में एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में भी विनोद राय प्रवृत्तियां प्रशासन में है। कांग्रेस गठबंधन सरकार को सत्यपाल सिंह के बारे में पता नहीं है। पत्र स्पष्ट रूप से वाद का लिखा हुआ प्रतीत होता है। जो पत्राचार आज किया गया है वह साल भर पहले हुआ होता। एंटीलिया के मामले में के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक कोविड-19 टीके की 4.36 करोड़ खुराक दी गई है, जिनमें से 16.12 लाख खुराक अकेले शनिवार को दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि इन आंकड़ों में 77,63,276 स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें टीके की पहली खुराक दी गई है और 48,51,260 स्वास्थ्य कर्मी ऐसे जिन्हें टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले 80,49,848 कर्मियों को टीके की पहली खुराक तथा 25,41,265 कर्मियों की टीके की दूसरी खुराक दी गई है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के टिकट पर विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ रही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की बेटी वाणी देवी शनिवार को विजेता घोषित की गई। उन्होंने महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की। वाणी देवी ने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एवं इस सीट से मौजूदा विधान परिषद सदस्य एन रामचंद्र राव को हराया है। सूत्रों ने बताया कि पीठासीन अधिकारी ने शनिवार रात को उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस मामले के विशेष न्यायाधीश के समक्ष 5 मार्च 2021 को ही सुनवाई के दौरान गवाहों पीड़िता के अधिवक्ता को कथित रूप से धमकाने व अदालत में तमाशा खड़ा करने के आरोप के बाबत जिला जज हाथरस व सीआरपीएफ के महानिरीक्षक को 15 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सुनवाई अन्यत्र स्थानांतरित करने पर विचार होगा। इस बीच अदालत ने राज्य सरकार और हाथरस जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि सुनवाई को सुगम रूप से चलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के 100 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े लेटर मामलों में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सीएमओ की ओर से कहा गया है कि यह ईमेल परमबीर सिंह के आधिकारिक ईमेल आईडी से नहीं भेजा गया है। ईमेल की जांच की जरूरत है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचारों के आरोपों ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। विपक्ष के पास सरकार को घेरने का मौका हाथ लग गया है। देश में कोरोना रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पिछले 24 घंटों में 43,815 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा बीते 115 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 25 नवंबर को 44,699 मामले सामने आए थे। बीते दिन 22,970 लोगों ने कोरोना को मात दी और 196 लोगों की मौत भी हुई है। पश्चिम बंगाल तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही है। शनिवार को हल्दिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से लेकर बैंक बंदी तक मोदी ने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जल्दी वो हल्दिया पोर्ट को भी बेचने की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने पर लगी हुई है। भाजपा सिर्फ अपना भला सोचती है, देश का नहीं। हम बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। बंगाल में भाजपा की हार तय है। जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी स्टारर मुंबई सागा शुक्रवार को रिलीज हुई थी। कोरोना महामारी के बीच फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.82 करोड़ रुपए ही रहा। पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में मुंबई साखा पिछले हफ्ते 11 मार्च को रिलीज हुई जानवी कपूर और राजकुमार राव स्टारर रूही को भी पीछे नहीं छोड़ पाई है। हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही ने ओपनिंग डे पर 3.06 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।